ये कहानी मेरे कॉलेज के दिनों की है। मैं उन दिनों राजस्थान के एक पुराने छोटे से शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गया था। मैं हमेशा से हॉस्टल में रहने को लेकर उत्साहित था। दोस्तों के साथ रहने का मज़ा, आज़ादी और अपने परिवार से दूर एक नई दुनिया का अनुभव, सब कुछ मेरे लिए नया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये अनुभव मुझे डर और रहस्य से भर देगा। हमारा कॉलेज एक पहाड़ी के पास बना हुआ था। पास ही में एक पुराना हॉस्टल था जो कि अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। यह हॉस्टल अब कॉलेज प्रशासन के अधीन था और नए छात्रों को रहने के लिए दिया जाता था। हॉस्टल की इमारत काफ़ी बड़ी थी, लेकिन किसी पुराने किले की तरह डरावनी लगती थी। ये 3 मंजिला का था और इसमें लगभग 50 कमरे थे। पहली बार जब मैंने हॉस्टल की इमारत देखी तो मेरे अंदर अजीब सी सिहरन हुई। इमारत का रंग हल्का मटमैला था और दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजों पर जंग लगा हुआ था। रात के समय जब हल्की हवा चलती तो खिड़कियों के टूटे शीशे सरसराने लगते और ये आवाज़ किसी फुसफुसाहट जैसी लगती। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो वहां पहले से कुछ सीनियर और जूनियर छात्र मौजूद थे। उन्होंने मुझे बताया कि हॉस्टल में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने इसे मजाक में समझा और अनसुना कर दिया, लेकिन एक सीनियर ने गंभीरता से कहा, यह हॉस्टल 20 साल पुराना है। यहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, खासकर तीसरी मंजिल पर। वहाँ मत जाना। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ था वहाँ? उसने कहा, 20 साल पहले एक छात्र ने तीसरी मंजिल के एक कमरे में आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि तब से वहाँ कुछ अजीब चीजें होने लगी है। कई लोगों ने वहाँ कुछ देखा है, कुछ सुना है, लेकिन जो भी वहाँ जाता है, देर तक रहता है, तो वो तो बीमार पड़ जाता है या हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़ जाता है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, भाई ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी हंसते हुए बोला, ठीक है, तू खुद देख लेना, लेकिन अगर रात में कुछ अजीब हुआ तो मुझे मत बुलाना। मेरे कमरे का नंबर 107 था। ये ग्राउंड फ्लोर पर था। मेरे साथ रूम शेयर करने वाला लड़का पंकज था, जो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। पंकज एक मजाकिया स्वभाव का लड़का था और हमने जल्दी ही दोस्ती कर ली। पहली रात जब सब कुछ शांत हो गया और हम दोनों सोने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो मैंने बाहर अजीब सी खटखटाने की आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे को थपथपा रहा हो। मैंने पंकज की तरफ देखा, वो भी चौंक गया। मैंने कहा, ये क्या था? पंकज बोला, कोई मस्ती कर रहा होगा, चल सो जाते हैं। हमने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन जब मैं वापस कमरे में आया तो एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे को टकराया। ये अजीब था क्योंकि खिड़की बंद थी। रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में खड़ा है। मेरी आंखें खुली और मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन जब मैं हॉस्टल के कॉमन रूम में गया तो वहाँ कुछ और लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक ने पूछा, यार रात को तुम्हारे कमरे के पास कोई खटखटाने आया था? मैं चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, हमारे कमरे के पास भी ऐसा ही हुआ है। मैंने सोचा शायद तुम लोग मस्ती कर रहे होगे। पंकज, जो मेरे साथ खड़ा था, बोला, यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है, रात को अजीब आवाजें आती हैं। तभी एक सीनियर ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यह हॉस्टल ठीक नहीं है, खासकर तीसरी मंजिल के पास तो बिल्कुल मत जाना। अब माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। हर कोई अपने अनुभव बता रहा था। किसी ने कहा कि उसने तीसरी मंजिल की खिड़की पर किसी परछाई को चलते हुए देखा था। किसी ने कहा कि उसे रात में किसी फुसफुसाने की आवाज आती है। उस रात मैंने पंकज से कहा, चल तीसरी मंजिल चलते हैं, देखते हैं कि वहां क्या है। पंकज पहले तो डर गया, लेकिन फिर मेरी जिद के आगे मान गया। हम दोनों टॉर्च लेकर तीसरी मंजिल पर गए। वहां का माहौल अजीब था। पूरा मंजिल वीराना था। दीवारों पर पुराने पोस्टर और पेंट के उखड़े हुए निशान थे। फर्श पर जले हुए निशान थे और दरवाजों पर अजीब खरोंच के चिन्ह थे। एक कमरे के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ मत आओ।
हमने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी हमें अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। पंकज ने कहा, भाई चल यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। लेकिन मैं जीत पर आ रहा था। मैंने दरवाजे पर जोर दिया और वो थोड़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था। अचानक हमारे टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी हमने एक परछाई देखी। वो परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन जब हमने उसे पास से देखने की कोशिश की तो वो गायब हो गई। हम दोनों डर के मारे वहां से भागे। हम अपने कमरे में लौटे और सारी रात सो नहीं सके। पंकज बार बार कह रहा था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें यहाँ से चल जाना ठीक रहेगा। मैंने कहा, देखते हैं, अगर कल भी कुछ ऐसा हुआ तो मैं एडमिन से बात करूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो हमने देखा, क्या वो सच था या हमारे दिमाग का खेल। पहली रात की घटना के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पूरे दिन मैं और मेरा पंकज उस परछाई के बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने कई बार सोचा कि शायद ये हमारी कल्पना हो सकती है। जो कुछ हमने देखा और सुना वो इतना असली लग रहा था कि उसे नकार पाना मुश्किल था। उस रात हमने तय किया कि जल्दी सो जाएंगे, लेकिन मन में डर था। रात के करीब 11 बजे हम दोनों अपने बिस्तर पर थे। लाइट बंद की और कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बिल्कुल साफ थी, कोई धीरे धीरे हॉस्टल के बरामदे में चल रहा हो। पंकज धीरे से फुसफुसाया, सुन रहे हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, पर शायद कोई चौकीदार होगा। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप सुनते रहे। आवाज हमारे दरवाजे के पास आकर रुक गई। कमरे का माहौल ठंडा हो गया था। पंकज ने मुझे इशारे से कहा, दरवाजा खोल कर देखो। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह जब हम हॉस्टल के कॉमन हॉल में पहुंचे तो वहां सभी लड़के किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। एक लड़के ने कहा, कल रात मेरे कमरे में खुद ब खुद बत्ती जल गई थी और मैंने देखा कि मेरी किताबें फर्श पर बिखरी हुई थी। दूसरे ने कहा, हमारे कमरे में अलमारी अपने आप खुल गई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। हर किसी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पंकज से कहा, यार ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में यहाँ कुछ है क्या? पंकज बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ अजीब तो है। हमें सतर्क रहना चाहिए। तीसरी मंजिल का रहस्य हमें और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। हर बार जब हम उस ओर जाते तो एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता, जिसे कोई हमें वहां बुला रहा हो। एक शाम जब हॉस्टल के अधिकांश लड़के बाहर थे, मैंने और पंकज ने फिर से तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। इस बार हमारे साथ हमारे दो और दोस्त राहुल और निखिल भी थे। जब हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां का माहौल और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर फटे हुए थे, फर्श पर धूल जमी हुई थी और हवा में अजीब सी बदबू थी। हमने उस कमरे के पास जाकर देखा जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्महत्या हुई थी। दरवाजा हमेशा के लिए बंद था। हमने कोशिश की लेकिन वो खुला नहीं। तभी अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल ने डर कर कहा, भाई यहाँ से चलो, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन मैं और पंकज रुक गए। मैंने दरवाजे के पास कान लगाया तो ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अचानक हमारे पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। हम चारों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी दरवाजे के नीचे से एक परछाई बाहर निकली और दीवार पर चढ़ने लगी। ये परछाई इंसानी आकृति की थी, लेकिन उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। पंकज ने जोर से चिल्लाया, भागो! हम सभी दौड़ते हुए सीढ़ियों की ओर भागे। जब हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारे पीछे तीसरी मंजिल की सारी लाइटें बुझ गई थी। ऐसा लगा जैसे वो परछाई हमें वहां से भगाना चाहती थी। अगले दिन हमने हॉस्टल के चौकीदार रामलाल से तीसरी मंजिल के बारे में पूछा। उसने बताया कि वहां 20 साल पहले एक लड़के ने आत्महत्या की थी। रामलाल ने कहा उस लड़के ने अपने कमरे में फांसी लगाई थी। उसकी लाश 3 दिन बाद मिली थी
और तब तक उसका पूरा शरीर सड़ चुका था। कहते हैं कि वो लड़का जिन की चपेट में था। वो बार बार कहता था कि उसे कोई दिखता है जो उसे मारने को कहता है। मैंने पूछा, लेकिन क्यों, ऐसा क्या, ये सच है? रामलाल ने गंभीर से कहा, भाई, मैं इतना जानता हूं कि उस घटना के बाद से कोई भी उस मंजिल पर नहीं रुक सकता। कई लोगों ने वहां परछाइयां देखी है और जो भी उस कमरे के पास गया वो बीमार पड़ गया है। अब हॉस्टल का माहौल बदल गया था। हर कोई डरा हुआ था। रात को हल्की सी भी आवाज सुनाई देती तो लड़के जाग जाते। कई लोग ग्रुप में सोने लगे थे। एक रात मेरे कमरे की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मैंने पंकज को उठाया और कहा, देख ये क्या है। हम दोनों खिड़की के पास गए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी के उल्टे हाथों के निशान दिखने लगे। ये देखकर हमारा दिल कांप गया। हमने तय किया कि अब और इंतजार करना ठीक नहीं। अगले दिन हम पास के गांव में मौलवी से मिलने गए। मौलवी ने कहा, ये जिन्न की हरकतें हैं, वो जगह उसके कब्जे में है, आपको वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। हमने उनसे कहा कि हमें मदद चाहिए। मौलवी ने वादा किया कि वो हॉस्टल आएंगे और उस जगह की सफाई करेंगे। अगले दिन वो हॉस्टल पहुंचे। मौलवी उम्रदराज थे, सफेद दाढ़ी और गंभीर चेहरा। उनके साथ कुछ किताबें और एक चमड़े की थैली थी जिसमें वे तेजाब और कुछ औषधियां लेकर आए थे। उन्होंने आते ही तीसरी मंजिल के बारे में पूछा। हमने उन्हें सब कुछ बताया, खटखटाने की आवाजें, परछाई और उस कमरे की फुसफुसाहट। मौलवी ने चुपचाप सुना और फिर कहा, यह आसान मामला नहीं है। जो कुछ भी है यहाँ हो रहा है वो एक पुराने जिन की उपस्थिति का संकेत देता है। हमने डरते हुए पूछा, क्या वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है? मौलवी ने गंभीरता से कहा, अगर उसे रोका नहीं गया तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। जिन ऐसी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं जहां उनकी पूजा या बुलावा हुआ हो। ये जगह पहले भी ऐसी गतिविधियों का केंद्र रही है। उस शाम मौलवी ने तीसरी मंजिल पर जाकर जांच पड़ताल शुरू की। उस कमरे के दरवाजे पर कुछ आयतें पढ़ी। अपनी किताब से पन्ने खोलकर कुछ मंत्र बोले। कमरे के बाहर उन्होंने हल्दी और मिट्टी का एक गोला घेरा बनाया। उसमें आग जलाई। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख रहा हो। दीवारें हिलने लगी और दरवाजा अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगा। मौलवी ने हमें पीछे हटने को कहा। उन्होंने जमीन पर कुछ और चिन्ह बनाए और बोले, ये जिन्न बहुत ताकतवर है, ये आसानी से नहीं जाएगा, लेकिन इसे रोकना जरूरी है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हॉस्टल के हर लड़के को झकझोर कर रख दिया। रात करीब 2 बजे पूरे हॉस्टल में अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीख सुनाई दे रही हो। हम सब अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए। ग्राउंड फ्लोर पर लगी बत्तियां तेज से झपक रही थी। तभी एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, देखो तीसरी मंजिल की खिड़की पर। हमने देखा कि तीसरी मंजिल की खिड़की पर वही परछाई खड़ी थी। वो इस बार और भी स्पष्ट दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वो हमें घूर रही थी। अचानक खिड़की का शीशा टूट गया और नीचे गिर गया। राहुल, जो हमारे साथ तीसरी मंजिल गया था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और वह अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और भाषा में कुछ बोल रहा हो। मौलवी ने दौड़कर उसे संभाला और उसके सिर पर तावीज बांधा। कुछ देर बाद राहुल शांत हो गया, लेकिन उसकी हालत खराब थी। अगली सुबह हमने कॉलेज प्रशासन से बात की। हमने उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बताया और हॉस्टल बदलने की मांग की, लेकिन उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तब हमने खुद फैसला किया कि हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। पंकज और मैं पास के एक लॉज में रहने चले गए, लेकिन राहुल की हालत अब भी खराब थी। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मौलवी ने कहा कि वो एक बार और तीसरी मंजिल पर जाकर जिन्न को रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हमें दूर रहने को कहा। उस रात मौलवी ने अपनी रीतियां शुरू की। इस बार उन्होंने पूरे हॉस्टल को सुरक्षित बनाने के लिए आयतें पढ़ी। जैसे ही उन्होंने तीसरी मंजिल के कमरे में प्रवेश किया, पूरा हॉस्टल हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। मौलवी ने तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर आदेश देता हूँ,
इस जगह को छोड़ दो। अचानक कमरे के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया। मौलवी थके हुए बाहर आए और बोले, मैंने उसे बांध दिया है, अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस जगह से दूर रहना बेहतर होगा। अगले दिन हमने हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कॉलेज प्रशासन ने उस तीसरी मंजिल को सील कर दिया। वहां अब कोई नहीं जाता था। राहुल धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन वह अब भी कभी कभी रात में डर कर उठ जाता था। मौलवी ने हमें एक तावीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। हमारे हॉस्टल की तीसरी मंजिल सील कर दी गई थी। मौलवी ने जिन्न को बांधने का दावा किया था, लेकिन उनके जाते ही ऐसा लगा कि डर का साया अब भी वहां मौजूद है। हॉस्टल का अधिकांश हिस्सा खाली पड़ा था और जो कुछ गिने चुने छात्र वहां रुके थे, वो भी जल्द से जल्द दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे थे। पंकज और मैंने पास के एक लॉज में रहना शुरू कर दिया। राहुल अब हॉस्टल से लौट आया था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं था। वो अक्सर अजीब सपने देखता, जिसमें वही लाल आंखें वाली परछाई उसे घूरती है। वो सपने में चिल्लाता, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। हम सोच रहे थे कि जिन की कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें ये एहसास नहीं था कि यह महज एक शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद राहुल का व्यवहार बदलने लगा। वो हमेशा चुप रहता और किसी से बात नहीं करता। जब हम उससे बात करने के लिए कहते तो वो गुस्से में चिल्ला उठता। कभी कभी वो अचानक अपने कमरे में अकेले बैठकर बुदबुदाने लगता। एक रात उसने हमें बताया कि वह अब भी उस परछाई को देखता है। उसने कहा, वो मुझे देख रही है। वो कहती है कि मैं उसे बुलाऊंगा। मैं उसे बुलाना नहीं चाहता, लेकिन वो मुझे मजबूर कर रही है। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एक दिन राहुल अचानक गायब हो गया। हमने उसे हर जगह ढूंढा, कॉलेज, हॉस्पिटल, लॉज, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह हमें पता चला कि वह हॉस्टल की तीसरी मंजिल वाले कमरे में पाया गया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वह कमरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और वह बुदबुदा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में हो। मौलवी को फिर से बुलाया गया। उन्होंने राहुल की हालत देखकर कहा, यह जिन्न का असर है। वो इस लड़के के जरिए वापस आने की कोशिश कर रहा है। मौलवी ने अपनी तैयारियां शुरू की। उन्होंने उस कमरे के चारों तरफ एक घेरा बनाया और उसमें मंत्र पढ़ा। इस बार माहौल और भी डरावना था। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगा, पूरे कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कमरे के अंदर अचानक हवा चलने लगी। राहुल चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मौलवी ने जोर से कहा, जिन्न, मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर आदेश देता हूँ, इस शरीर को छोड़ दो। कुछ ही देर बाद कमरे के कोने में धुआं जमा होने लगा। वो धुआं धीरे धीरे आकृति में बदलने लगा। ये वही परछाई थी जो हमने खिड़की पर देखी थी। मौलवी ने अपनी आवाज तेज की और कहा, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है, इस जगह को छोड़ दो और वापस अपने अंधेरे में लौट जाओ। जिन ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पूरा हॉस्टल हिल गया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो धुआं गायब हो गया। कमरे का माहौल शांत हो गया और राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। राहुल को उस कमरे के से बाहर लाया गया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसने बताया कि जब वो उस कमरे में गया था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने महसूस किया कि वो अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुका था। मौलवी ने हमें बताया, मैंने उसे वापस उसकी दुनिया में भेज दिया है, लेकिन इस हॉस्टल में और कोई नहीं रहना चाहिए। ये जगह अब भी उसकी स्मृतियों से भरी हुई है। कुछ ही हफ्तों में कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। छात्रों को दूसरे हॉस्टल में भेज दिया गया। तीसरी मंजिल की खिड़कियों और दरवाजों पर ताले लगा दिए गए और वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने जिनके बारे में सुना था, लेकिन पहली बार महसूस भी किया। वो सच में मौजूद है और जब वे नाराज होते हैं तो उनकी दुनिया बहुत ही मुश्किल होती है।